हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि है कौन सा, जैव विकास एवं आनुवंशिकता, या फिर यूँ कहें कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को। इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। लेकिन उससे पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप इस पार्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ पता होना चाहिए कि क्या होता है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन। ठीक है। अच्छा, जिन बातों पर हम आज चर्चा करेंगे उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे क्या होता है आनुवंशिकी, और उसके बाद हम जानेंगे क्या होता है आनुवंशिकता। ठीक है। साथ ही साथ हम जानेंगे क्या होता है वंशागत और विभिन्नता या विविधता, और जानेंगे कि शारीरिक कोशिका में जो विभिन्नताएं होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं। साथ ही जानेंगे कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं, गैमेटिक सेल होती हैं, उनमें कैसे वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जनन के दौरान होने वाली विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, उस पर हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं इनके कुछ लाभ हैं या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि जनन, आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन, हालांकि इसका एक चैप्टर होगा, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ये दो टाइप का होता है, और आप जानते हैं कि ये दो टाइप कौन से हैं। एक है आपका एसेक्सुअल और एक आपका है सेक्सुअल। कौन सा है? सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास के इस चैप्टर में, इस अध्याय में जितनी भी हम प्रक्रियाएं करेंगे, जितनी भी स्टडी करेंगे, वो सब डिपेंड करेगा किस पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में मेन डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पे यानी कि अलैंगिक जनन में जो आपको संतान, या यूँ कहें कि जो हमें अगली पीढ़ी का जीव प्राप्त होगा, वो सिर्फ एक ही पैतृक से, कहने का मतलब उसके लिए, उस जीव के उत्पन्न होने के लिए किसी एक ही पेरेंट यानी एक ही जीव की आवश्यकता होती है। जैसे आप सपोज करिए, गन्ने के टुकड़े को आप खंड खंड करके लगा दीजिए तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या किन्हीं दो गन्नों की आवश्यकता पड़ी? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि एक आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए फीमेल गैमेट और दूसरा आपके पास होना चाहिए मेल गैमेट। और आप जानते हैं कि यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। फीमेल गैमेट में ओवा होता है, अंडाणु होता है। दोनों की परस्पर मिलन से, फर्टिलाइजेशन से एक बनता है जाइगोट, और धीरे धीरे वृद्धि करके बनता है क्या? एक जीव बन जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यह एक ही जीव से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विभिन्नताएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे क्योंकि दो पेरेंट हैं, मतलब माता पिता हैं, तो इनमें क्या होगा? डिफरेंसेस यानी कि विभिन्नताएं, वेरिएशंस आपको, डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप ये जान लीजिए। अच्छा, इस प्रक्रिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में, आप जानते हैं कि फीमेल और मेल, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों में आप जानते हैं कि डीएनए, अगर आपको थोड़ा सा अगर अंदाज़ा होगा, मालूम होगा डीएनए के बारे में, तो आप जानते होंगे कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का कोई एक छोटा सा खंड कहलाता है जीन। क्या कहलाता है? जीन। बात क्लियर हो रही है? ये जो जीन है, यही है माता पिता के जो भी उनके अपने गुण होंगे, उन्हीं गुणों को ये जीन क्या करेगा? उनको अगली पीढ़ी में ले जाएगा। ठीक है। हालांकि मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। हम एक एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, इस जीन को समझे रहिएगा, इसको आप जो है समझे रहिएगा। तो इस जीन का, अब देखिए, माता से पिता से दो जीन मिलेंगे, मतलब दो टाइप के जीन मिलेंगे। दोनों में क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। इस वजह से संतान में दोनों के गुण हो सकते हैं। ठीक है। और इसलिए ना तो संतान माता से बिल्कुल मैच करेगी, ना तो पिता से मैच करेगी। लेकिन यहाँ देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जो भी संतान, संतान कहने का मतलब जो भी जीव उत्पन्न होगा वो बिल्कुल अपने पैतृक के बिल्कुल समान होगा। मतलब माता पिता या जो भी जिससे बनेगा उससे बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे, आते हैं मुख्य बिंदु पर आते हैं। आइए चलिए अब देखिए हम जानेंगे क्या होता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को जानने से पहले हमें जानना होगा आनुवंशिकता को। क्या जानेंगे? आनुवंशिकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि क्या होती है आनुवंशिकी और क्या होता है आनुवंशिकता, दोनों को बिल्कुल आप समझिए, डिफरेंस से समझिए उसको। तो देखिए आनुवंशिकता का मतलब ये हुआ कि माता पिता हैं, कौन है, मान लीजिए ये पिता हैं और आपके पास में नहीं भैया, ये देखिए ये माता है और इन दोनों से एक संतान पैदा हुई। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं पिता और ये माता, और ये क्या है, संतान है, संतान है। ठीक है, माता पिता से क्या हुआ, एक संतान उत्पन्न हुई है। अब ध्यान दीजिए, इस संतान में इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे। कहने का मतलब कि संतान में माता पिता से कुछ लक्षण आए होंगे। सबसे पहली चीज़, सबसे प्रथम लक्षण तो ये है कि इंसानों से पैदा हुआ है और ये भी क्या है, ये भी इंसान ही है। तो सबसे मेन लक्षण क्या हो गया कि इसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, इसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लक्षण माता पिता से मैच कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से जो भी लक्षण मिल रहे हैं वो इस बच्चे में दृष्टिगत हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं इसके पास बिल्कुल नए आ गए होंगे, उनकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, माता पिता से या इन माता पिता के और भी जो पूर्वज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता को उनके माता पिता से प्राप्त हुआ होगा क्या, लक्षण, ट्रेट्स, जिन्हें बोला गया क्या, गुण या ट्रेट्स बोले गए हैं। तो इनको अपने माता पिता से प्राप्त हुआ होगा और इस संतान को इनसे प्राप्त हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि माता पिता से या अन्य पूर्वजों से जो भी आनुवंशिक लक्षण या ट्रेट्स संतान में प्राप्त होते हैं या प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, फिर सुनिएगा, माता पिता या अन्य पूर्वजों से आनुवंशिक लक्षणों को संतान में प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है या संतान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आनुवंशिकता। क्या कहेंगे? आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का दूसरा जो नाम है उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे वंशागत। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वंशागत। यानी कि आनुवंशिकता और वंशागत दोनों एक ही नाम है। क्लियर हुआ? इस पॉइंट को हम नोट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको समझिए। मैं कहता हूँ इसको आप बिल्कुल समझिए। एक बार फिर सुनिए, माता पिता या अन्य पूर्वजों से उनके जो लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है, संतान में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, आनुवंशिकता। क्या है? आनुवंशिकता या वंशागत है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, इसी को बोलेंगे वंशागत बोलेंगे। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जो भी अपने नियम दिए हैं वंशागत के नियम दिए हैं और उसी को कहते हैं वंशागत के नियम या फिर आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। अगला ये, अब हम आनुवंशिकी की बात करते हैं। अच्छा, आनुवंशिकता को इंग्लिश में कहते हैं क्या, हेरिडिटी, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आनुवंशिकी पे। एक दूसरा शब्द है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, इनकी डेफिनेशंस को हम नोट नहीं कर रहे हैं, नोट करने में बड़ा समय लगता है। ठीक है, आनुवंशिकी की बात करते हैं। ध्यान सुनिए, बिल्कुल आसान है। वंशागत या आनुवंशिकता की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, या फिर यूँ कहें कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है, उसे आनुवंशिकता या वंशागत कहेंगे। और इसके अध्ययन की वो शाखा, या यूँ कह लें कि जीव विज्ञान में वंशागत लक्षणों या आनुवंशिक लक्षणों या आनुवंशिकता के लक्षणों या आनुवंशिकता की प्रक्रिया के अध्ययन की वह शाखा क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी आनुवंशिकी। या फिर ऐसे सुनिए, फिर एक बार सुनिए, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों की अगली पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं या फिर वंशागत के नियमों का अध्ययन करते हैं। बात क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछता है कि वंशागत के जो जनक है उस पर एक सवाल आता है।
इसके जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले जर्मन के थे। और जर्मन में एक शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया है, इसको ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ठीक है? ऑस्ट्रिया। और ये क्या थे? एक पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। और इन्होंने मटर व चूहे पर प्रयोग किया। इतने पॉइंट को नोट कर लीजिए, सवाल यहीं से बनेगा तो बनेगा, ठीक है? आनुवंशिकता आप जान गए होंगे, आनुवंशिकी आप जान गए होंगे। और इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी आप बिल्कुल जान चुके होंगे। जर्मन के रहने वाले, ऑस्ट्रिया इनका एक शहर था और वहाँ पे ये पादरी थे एक चर्च में, ठीक है? क्लियर हुआ? मटर और चूहे पर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया था। ये बात क्लियर हुई। अब आइए भिन्नताओं पर आते हैं, वेरिएशंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं। विभिन्नताएं वेरिएशंस। अब ये क्या चीज़ होता है? तो सुनिए ध्यान से। ये जो विभिन्नताएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। समझिए क्यों? क्योंकि जो संतान पैदा हुई है ये हूबहू अपने माता पिता के जैसी नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में माता पिता के जैसी ही संतानें हो जाए तो आप कैसे पहचानोगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएशंस ना हो तो सभी चेहरे एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। और दिक्कत तो उनको ज़्यादा होगी जो ढूंढेंगे किसको। अब रहने तो बताएंगे नहीं, ठीक है? कहेंगे इसमें मेरा कौन है, मतलब मेरी वाली कौन है, ऐसा कुछ सोचेंगे। तो ऐसा ना हो कि सभी के चेहरे एक जैसे हो जाएं। आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, आप जानते होंगे, ठीक है? तो संतान चाहे मनुष्य हो चाहे कोई अन्य जीव हो, ठीक है? बात क्लियर हुई? सभी जीवों में उनकी जो अगली पीढ़ी होती है, संतान की पीढ़ी जो होती है, वो हूबहू उनसे मैच नहीं होती है। इसके आगे हम नियम पढ़ेंगे, इसके जो है सिद्धांत को पढ़ेंगे। बस ये हम हल्का सा इसको इंट्रोडक्शन तरीके समझा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल किसी भी माता पिता की संतान पूर्णतया या हूबहू उसके जैसी नहीं होती है। कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर हो जाती हैं। और ये तब होती हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की और हमने बात की किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। तो जो यहाँ वेरिएशंस आपको देखने को मिल रही हैं, ये वेरिएशंस पूर्ण रूप से, या आप यूँ कहें कि अधिकतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन होता है, बिंदु विभिन्नताएं होती हैं। उस पर हम उत्परिवर्तन जैसे बोलते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं, अगर आप देखते हैं कि सभी पौधे, जैसे आप केले की खेती करते हैं तो केले के तने से उसकी कोशिकाओं को निकालते हैं, जिससे टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन की मदद से क्या करते हैं, एक ही जैसे हजारों की संख्या में पौधे प्राप्त कर लेते हैं। वो अलग बातें हैं। तो वहाँ पे कैसा होता है? एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऊतक संवर्धन, या फिर उसे वर्धी जनन बोलते हैं, ठीक है? इसकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? डीएनए का क्रॉसिंग ओवर या फिर क्रॉसिंग होती है। माता पिता के डीएनए क्या होते हैं? आपस में क्रॉसिंग करते हैं। और क्रॉसिंग करने के कारण जब दोनों के, यानी माता और पिता दोनों के गैमेट आपस में मैच मिलते हैं, जब उनका संयुग्मन होता है, तब डीएनए आपस में जुड़ते हैं। दोनों खंड आपस में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में जो डीएनए की मात्रा है वो आधी आधी होती है। तो आप जानते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब 23 जोड़ी माता में और 23 जोड़ी पिता में। तो इसको अगर हम 2n कहें, क्या कहें? 2n कहें, तो माता के युग्मक में आपके कितने होंगे? सिर्फ n होंगे। क्या होंगे? n। और यहाँ भी n होंगे। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे 2n, ठीक है? तो n और n मिलकर 2n बनाएंगे। द्विगुणित होना जरूरी है जाइगोट में, ठीक है? युग्मनज में कैसा होगा? द्विगुणित डीएनए होगा। और इसके दौरान जब ये डीएनए आपस में मैच करेंगे, मिलेंगे, तभी कितना भी शुद्ध दोनों डीएनए का मिलान हो, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा।
और वहीं पर क्या होता है, विभिन्नताएं वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात सुनिए, जब ये गर्भधारण का जो काल होता है उस दौरान, यानी डीएनए के मिलने के दौरान, यदि इन्वायरमेंट सही नहीं है, इन्वायरमेंट में अगर कोई विकिरण है जैसे अल्फ़ा बीटा गामा या अन्य कोई ऐसी विकिरण है जो कि यहाँ तक पहुँच पाए, कहाँ तक, गर्भाशय तक, जहाँ पर इन दोनों का क्या हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है, उस दौरान ये जो वेरिएशंस हैं इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और उस दौरान जो संतान है वो विकलांग हो सकती है या फिर उच्च गुणों वाली भी हो सकती है और निम्न गुणों वाली भी हो सकती है। लेकिन मुख्यतः देखा गया है कि उसमें ऐसी विभिन्नताएं होंगी जो कि हानिकारक होंगी। आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम विस्फोट हुआ था तो वहाँ पे जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चे पल रहे थे या जिनका उस समय ये हो रहा था संयुग्मन डीएनए का, तभी वहाँ से जो बच्चे थे वो विकलांग होने लगे, विभिन्नताएं हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पॉइंट आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कुछ आप समझ गए होंगे। अब आइए, हमने जान लिया कि विभिन्नताएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से उत्पन्न होती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहाँ से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न होती हैं। तो अब आइए अगले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अगला है शारीरिक कोशिका में विभिन्नता। इस पर थोड़ा सा हम जानेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसको हमने हेडिंग बनाया और कहता है कि शारीरिक कोशिका में विभिन्नता। इसको समझिए, कह रहा है कि वेरिएशन इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स, यानी कि शारीरिक कोशिका में आपकी क्या है, विभिन्नता को हम देखने चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि सेल होती है 2 टाइप्स की, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती। एक होती है सोमैटिक, सोमैटिक, और एक होती है गैमेटिक, गैमेटिक सेल। ठीक है, दोनों में, अच्छा इसका हिंदी होता है आपका क्या होता है, शारीरिक, और इसका हिंदी होता है क्या, लैंगिक। क्या होता है? लैंगिक, या इसे बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका, जनन कोशिका। और ये क्या है? शारीरिक कोशिका है, या इसी को बोलते हैं दैहिक कोशिका। क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की सेल हो गई, सोमैटिक और आपका जो है सोमैटिक के साथ में, और दूसरा क्या है, गैमेटिक सेल हो गई। गैमेटिक सेल का बस एक ही काम है, गैमेट का निर्माण करना। ठीक है, गैमेट का निर्माण करना, जैसे मेल में आपका स्पर्म हो गया, फीमेल में आपका ओवा यानी कि अंडाणु हो गया, बस वहीं पर इसका कार्य होता है। लेकिन उसके अतिरिक्त शरीर की सभी कोशिकाएं सोमैटिक सेल हैं। क्या हैं? सोमैटिक सेल हैं। तो अब देखिए, जैसे हाथ पैर हो गया, मसल्स हो गई, वह सब कैसी हैं? सोमैटिक सेल हैं। कैसी हैं? सोमैटिक सेल हैं, यानी कि शारीरिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इनमें वेरिएशन हुआ, किन में वेरिएशन हुआ, सोमैटिक सेल में अगर वेरिएशन आपका हुआ तो ये आपके लिए कैसे कारगर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सोमैटिक यानी कि शारीरिक कोशिका में अगर विभिन्नताएं हो रही हैं और होंगी कि नहीं होंगी, और अगर होंगी तो अगली पीढ़ी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो वेरिएशंस हैं शारीरिक कोशिका में विभिन्नताएं, सबसे पहली चीज़ तो ये कहाँ होंगी, ये शारीरिक कोशिका में होंगी, शारीरिक कोशिका में होंगी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। दूसरी चीज़, अच्छा शारीरिक कोशिका में होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वंशागत नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? वंशागत, इसको वंशागत नहीं होंगी। क्यों होंगी भाई? जब तक वो जनन कोशिका तक नहीं पहुंचेगी कोई भी विभिन्नता, तब तक अगली पीढ़ी में नहीं जा सकती। ठीक है, हाथ पैर में आप कितना भी आप बलशाली हो जाएं, वो जो आपकी ताकत है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, अच्छा जब वंशागत नहीं होगी तो इसका उपयोग हम जैव विकास में भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब जैव विकास में उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैव विकास में उपयोगी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, क्योंकि जो भी शारीरिक कोशिका में विभिन्नता होती है इसको हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि एक पहलवान को देखा होगा, मोटा तगड़ा होता है, तो उसने क्या किया है, प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को ऐसा बनाया है। इसका मतलब उसने अर्जित किया है। क्या किया है? अर्जित किया है। इसीलिए इन्हें कहते हैं क्या, उपार्जित, उपार्जित
लक्षण, ठीक है, उपार्जित लक्षण या विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। बात क्लियर हुई? ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। किसमें? सोमेटिक वेरिएशन में, यानी कि शारीरिक विभिन्नताओं में ये 4 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। बात क्लियर हुई? अगले पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि जनन कोशिका में जो विभिन्नता है वो क्या होती है, साथ ही में उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी, वेरिएशन, वेरिएशंस इन गैमेटिक सेल, तो देखिए पहला पॉइंट शारीरिक कोशिका में होती है, तो ये कहाँ होगी? ये होगी जनन कोशिका में। जस्ट इसका उल्टा होगा, जनन कोशिका में होती है। ध्यान रखिए, कहाँ होती है? जनन कोशिका में होती है। अगर ये जनन कोशिका में हो रही है तो इसका मतलब क्या होगी? ये वंशागत भी तो होगा, वंशागति होती है इनकी वंशागति होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अच्छा, अगर वंशागति होगी तो जैव विकास में क्या करेंगे? ये जैव विकास में सहायता करेंगे, मदद करेंगे, सहायता, ठीक है। जैव विकास में ये मदद करेंगी, सहायता करेंगे। और इसलिए इन्हें, अच्छा यहाँ पे उपार्जित था और यहाँ पे इन्हें क्या बोल देंगे? इन्हें बोल देंगे आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलेंगे? आनुवंशिक लक्षण बोल देंगे, ठीक है। जो विभिन्नताएं थी, जो क्या थी? विभिन्नताएं थी, वही आनुवंशिक लक्षण हो गए। क्या हो गए? आनुवंशिक लक्षण हो गए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए, हमने चर्चा कर ली शारीरिक कोशिका में विभिन्नताओं की, और हमने साथ ही चर्चा कर ली किस पे? जनन कोशिका में विभिन्नता पर भी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, बस यही बातें हैं, इसमें भी समझ लो, हल्का सा थोड़ा समझिए। रिप्रोडक्शन की हम बात जब भी करते हैं तो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। विभिन्नताएं आप जान गए कि 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? शारीरिक होती हैं और आपकी जो है जनन कोशिका में होती हैं। 2 बातें क्लियर है ना? और दोनों के बारे में ये 4 पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब बताइए कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होगा, कहाँ होगा? अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आप जानते हैं कि विभिन्नताओं का जो संचयन है बहुत ही कम मात्रा में होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है। कि मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। इस वजह से, इस कारण से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताओं का संचयन काफ़ी कम होता है। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में नहीं मिलते हैं। जो संतान प्राप्त होगी, जो पौधा प्राप्त होगा, जो भी जीव प्राप्त होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से, यानी एक ही या माता से या पिता से ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन इसी के स्थान पे अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, क्या होता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, लैंगिक जनन होता, तो यही जो विभिन्नताएं हैं इनकी जो मात्रा ही बढ़ जाती। पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी वेरिएशंस होंगे वो संचित होते चले जाएंगे, और कुछ समय के बाद, हजारों साल के बाद आप देखेंगे कि उनके पूर्वज से वो कितना ज़्यादा अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार जनन कोशिका में ये जो लक्षण हैं ये स्टोर होते हुए चले जाएंगे, और अंत में आप देखेंगे कि वो एक नई जाति जैसा आपको प्रतीत होगा, नई उपजाति जैसा आपको वो दिखाई देगा। तो ये हुआ आपका संचयन। अब आते हैं विभिन्नताओं के लाभ पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इस पर ऐसे मौखिक सुन लीजिए कि अगर वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन शब्द अपने आप में बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्द है ये भैया। वेरिएशंस, विभिन्नताएं, क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि विभिन्नताओं से ही एक सबसे प्रमुख घटना होती है, और उसका नाम क्या है? जैव विकास। क्या? जैव विकास। अच्छा, जब भी हम आनुवंशिकता को पढ़ते हैं तो उसके साथ में जैव विकास को जरूर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों काफ़ी पास होते हैं।
जब भी हम विभिन्नताओं की बात करते हैं तो उसके साथ में जैव विकास की भी बात करते हैं। वेरिएशंस का सीधा संबंध है, महत्वपूर्ण है वो भी, और किससे है? जैव विकास से है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वेरिएशंस होते हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? उसमें किसमें? संतान में स्टोर होती जाती हैं और वो अपनी संतान को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हर बार, हर एक जनन के दौरान, हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो विभिन्नताएं होती हैं वो जीन्स में एकत्रित होती चली जाती हैं, स्टोर होती चली जाती हैं, और कुछ समय के बाद वो एक नए जीव के जैसा आपको प्रतीत होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो वेरिएशन हो रहा है सोमेटिक वेरिएशन, इसको अगर हम उपार्जित की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना भूल गए थे। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम पहलवान की बात करें, किसकी? पहलवान की बात करें, या फिर हम चूहे की पूंछ काटें, चूहे की पूंछ को काटने पर, इसका पहले समझ लो, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर दोबारा फिर से आएंगे। अगर हम पहलवान की बात करें तो वो बॉडी बिल्डिंग जो भी अपना बॉडी वगैरह बनाता है भैया, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। पहलवान की संतान पहलवान ही नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब वो शेर नहीं हो जाएगा, वो इंसान ही रहेगा, लेकिन पहलवान जैसा नहीं रहेगा। ठीक है। चूहे की पूंछ को अगर आप काटते रहेंगे, हालांकि इसको बीजमान एक साइंटिस्ट है, आगे पढ़ेंगे उसको, उन्होंने क्या काम किया था? चूहे को 17 पीढ़ी तक वो काटते रहे, 17-18 पीढ़ी तक वो काटते रहे, और वो इस देखने के लिए कि क्या एक भी पीढ़ी में बिना पूंछ का चूहा पैदा होगा क्या? तो ऐसा नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो वेरिएशन या जो भी आपकी उपार्जित लक्षण हैं उनकी वंशागत नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आपसे हम बात करें तो जैसे त्वचा का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, आँखों का रंग हो गया, आप जानते हैं। इसकी चर्चा एक बार फिर से करेंगे, बस आपको समझाते हैं कि आनुवंशिक लक्षण में जैसे आपके आँखों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, ठीक है, या फिर आपके कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं, वो भी कैसे हैं? आनुवंशिक लक्षण ही होते हैं। आइए, हम कहाँ थे? वेरिएशंस पे थे। किस पे थे? वेरिएशंस पे थे। तो वेरिएशन का सबसे सीधा संबंध किससे? जैव विकास से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वेरिएशंस ना हो, विभिन्नताएँ अगर ना हो, तो आप देखिए कि जैव विकास में इंसान किस हद तक पहुंच गया है, यानी कि अपने विकास के सर्वोत्तम शिखर पे है कि नहीं? इसने मतलब इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान ने हर वो चीज़ हासिल की जो कभी एक सपना था, लोग सिर्फ सोचते थे कि क्या ऐसा कभी हो पाएगा, और वो हो गया, और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रही हैं? वेरिएशंस के वजह से हो रही हैं। अब ये जो है जैव विकास, पहले क्या था कि जैव विकास शारीरिक स्तर पे था, लेकिन अब जैव विकास जो है उसके अलावा, उसके साथ साथ जो है दिमाग के स्तर पे है। लोगों का दिमाग बढ़ रहा है, शरीर बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। 2 की जगह 4 पैर नहीं हो गए, 4 पैर नहीं हो गए, 2 ही पैर हैं, लेकिन दिमाग देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो दिमाग के लेवल पे क्या हो रहा है? वेरिएशंस हो रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, इसके नियम पढ़ेंगे आगे कि अगर हम किसी चीज़ का अधिक उपयोग करेंगे तो अधिक विकसित होगी। दिमाग का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, 24 आवर्स हम सोचते ही रहते हैं, इसलिए क्या होता है? दिमाग का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। बात क्लियर हुई? तो हमने इस अध्याय से हमने कुछ इंट्रोडक्शन तरीके से हमने इसको शुरू किया है। अगले टॉपिक या अगले वीडियो में हम इसको शुरू करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और शुरू करेंगे हम मेंडल के नियम से। कहाँ शुरू करेंगे? मेंडल के नियम से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।